अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज भी हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे टीम बिल्डिंग क्या है, टीम वर्क क्या है और कोलैबोरेट हम किस तरह कर सकते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, और क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो हमें एक अच्छी टीम बनाने में मदद देते हैं। तो हम बात करेंगे इस पर जिन गेस्ट स्पीकर के साथ। वो हैं मिस्टर अदनान सुहेल, जो कि करियर कंसल्टेंट हैं, कोच एडवाइजर हैं, उसके साथ-साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं टीम वर्क के ऊपर, कोलैबोरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि व्हाट इज़ टीम बिल्डिंग एंड कोलैबोरेशन, ये दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल जी, इल्मी सिटी का और आपका फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और टॉपिक जो है डेफिनेटली इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट। थोड़ी सी इसकी अगर हम हिस्ट्री को देखें, देयर वाज अ टाइम जब पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को कॉलेज स्कूल के अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन दी जाती थी। यू आर द बेस्ट, आपने दूसरों से आगे निकलना है, आपने दूसरों से जीतना है। और उस पर्पस के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको किसी का हक मारना पड़े, किसी की टांग काटनी पड़े, किसी की बैक बाइटिंग करनी पड़े, यू हैव टू विन। और मुझे अच्छे तरीके से याद है व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इन लेट 80s, अर्ली 90s, मिड 90s, तो उस वक्त एक यही कल्चर था। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो वहां पे ये कल्चर स्लोली एंड ग्रेजुअली चेंज हो चुका है। वर्ल्ड हैज मूव्ड टुवर्ड्स कोलैबोरेशन फ्रॉम कंपटीशन। उसमें पर्पस ये है कि कुछ आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, तो व्हाई नॉट टू जॉइन आवर फोर्सेस, जिसकी वजह से आपको भी बेनिफिट मिले, मुझे भी बेनिफिट मिले। तो एक सिंपल सी चीज है कि जब हम टीम की बात करते हैं कि लफ्ज जो टीम है, व्हाट इज अ टीम? टीम इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसका मतलब है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है तो दिस इज नॉट गोइंग टू बिकम अ टीम। सो ग्रुप ऑफ पीपल जिनका एक शेयर्ड विजन होता है, उनका एक शेयर्ड कॉमन गोल होता है कि वी हैव टू रीच टू दैट स्पॉट, टू दैट प्लेस, दैट्स द टीम। और कोलैबोरेशन और टीम वर्क जो है, इन दोनों लफ्जों को आप समटाइम एक दूसरे के सिनोनिम भी होते हैं। समटाइम उसको कह सकते हैं कि जी एक टीम है जो कि हमेशा काम करती है। समटाइम टीम्स जो होती हैं वो प्रोजेक्ट बेस्ड भी बनाई जाती हैं, जिसमें फिर वो सिर्फ कोलैबोरेट करती हैं। लेट मी गिव यू क्विक एग्जांपल। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर जब आप देखें कि डॉक्टर्स की एक मेडिकल जो टीम होती है इमरजेंसी यूनिट के अंदर, कि जैसे ही एक पेशेंट आता है, एक टीम है जिसका काम है सिर्फ सिर्फ एम्बुलेंस को ऑपरेट करना, दूसरी टीम है जिसका काम है उसमें से निकालना पेशेंट को और उसको प्रॉपर वार्ड या डॉक्टर तक लेकर जाना। ये नॉर्मल टाइम के अंदर हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा होता है। बट जैसे ही एक चीज कोई इमीडिएट आती है, एक सिचुएशन आती है, तो ऑल दीज टीम्स स्टार्ट टू कोलैबोरेट विद ईच अदर। तो चाहे उसमें फिर हॉस्पिटल, चाहे उसमें कोई इमरजेंसी है, चाहे उसमें कोई ऑपरेशन या सर्जरी का मैटर है, तो वहां पे ये टीम्स फिर कोलैबोरेट हो जाती हैं। ठीक हो गया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है और हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उन सबको वेलकम करती हूँ हमारे इस लाइव शो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं टीम वर्क क्या है और कोलैबोरेशन के साथ हम टीम वर्क को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सर, मुझे ये बताएं, आखिर ये टीम बिल्डिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए? हाँ, अब ये एक बड़ा ही आपका कहूंगा कि सुपर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी। एक लफ्ज है, वो टर्मिनोलॉजी में अक्सर यूज करता हूँ, वो है CQ। आप हम्म। साइकोलॉजिस्ट हैं, आप समझती हैं एक लफ्ज IQ पहले होता है और फिर उसके बाद हम EQ के साथ कुछ हद तक फेमिलियर हैं जी। कि हु हम्म। इज गुड इनटू इमोशनल क्वोशंट, किसी का कितना अच्छा है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस में कितने बेहतर है। इसी तरह से एक लफ्ज है हमारे पास CQ, कोलैबोरेशन क्वोशंट। लोगों के अंदर कोलैबोरेट करने का क्वोशंट कितना ज्यादा है। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पर्सन टू पर्सन चीज वेरी करती है। जरूरी नहीं है कि जो आपका है क्वोशंट वही मेरा हो या वही किसी दूसरे तीसरे का हो। सो इट कुड बी चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन।
सो पहले तो एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता था कि लाइव जो लोग आज के ये सेशन देख रहे हैं, हम प्रिटी मच श्योर कि ये कहीं ना कहीं पे अपनी लाइफ के अंदर इसको यूज करते रहेंगे इस लफ्ज को। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन आता है कि व्हाई टीम्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने थोड़ा सा उसका हिंट आपको पहले दिया है कि आपकी स्ट्रेंथ मेरी शायद हो सकता है वो वीकनेस हो, या मेरी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी ये पर्सन ABC दूसरे जो हैं उनकी किसी की वीकनेस हो सकती है। तो टीम के अंदर जब हम काम करते हैं, सबसे बेहतर सबसे बड़ा एडवांटेज तो उसके अंदर ये होता है कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट माइंडसेट वो इकट्ठे होते हैं, वो किसी आइडिया पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हर कोई अपना अपना पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस लेकर आता है, अपना नॉलेज लेकर आता है। उनके दरमियान में डिबेट्स होती हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, फिर उन आइडियाज को एक डिफरेंट लेवल के ऊपर रख के उसको परखा जाता है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। मैं अगर अकेला शख्स हूं या मेरे साथ मेरा कोई एक सबॉर्डिनेट है, तो जो मैं कहूंगा वो बात मानी जाएगी, लेकिन जब टीम होगी तो फिर हर कोई अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करेगा। उससे क्या होता है कि आपको बेहतर और रिफाइन आइडियाज मिलते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर इसके मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं कि क्यों ये जरूरी है, टीम के अंदर चलते हुए आप एक डिसीजंस लेते हैं, और कहते हैं ना कि एक एक 2 11 होते हैं, तो जितने ज्यादा लोग उस डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो उतना ही बेहतर डिसीजन होता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, टीम्स की जो वैल्यू है, ये टीम का जो फायदा है कि कल को अगर खुदा न खास्ता उस प्रोजेक्ट पे काम करते हुए वो फेल हो जाता है, तो वहां पे फिर सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके उस चीज को होल्ड करेंगे कि ओके, ये फेल भी हो गया है तो वी आर नॉट गोइंग टू लेट डाउन एनी वन पर्सन, ये किसी एक की वजह से नहीं हुआ बल्कि ये सारों की वजह से हुआ है। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे आज से मुख्तसर से टाइम के अंदर मैं यही आपको 4-5 बता सकता हूँ। अगर मजीद हमारे पास टाइम होगा तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया ये इम्पोर्टेंट क्यों है, तो आखिर कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इस टीम वर्क बिल्डिंग को प्रमोट करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं तो हम अपनी टीम वर्क को ज्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं? जी, अच्छा, अब टीम बिल्डिंग के अंदर जैसे I'm pretty much sure कि जो हमारी ऑडियंस देख रही है उन्होंने कहीं ना कहीं पे इस चीज को पढ़ा भी होगा कि जब टीम बिल्डिंग होती है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसको फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, ये मेरे ख्याल में I'm sure that और परफॉर्मिंग है चौथी उसकी स्टेज, तमाम लोगों ने कहीं ना कहीं पे उसको सुना होगा। लेकिन जो अगर आपकी नई ऑडियंस है, उन्होंने पहले इन लफ्जों को नहीं सुना, तो मैं क्विकली इसको जरूर बताऊंगा। फॉर्मिंग वो वाली स्टेज होती है कि जहां पे मुख्तलिफ लोग जो होते हैं इधर से उधर से उनको मिलाया जाता है, इकट्ठे किया जाता है। ये बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है क्योंकि हर शख्स जो है वो अपनी कॉम्पिटेंसी, अपना माइंडसेट लेकर आता है, और हर कोई अपने आप को समझता है कि मैं अपनी जगह पे अफलातून हूं, राइट। तो वो जो एक शुरू की स्टेज होती है जहां पे हम लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे होते हैं, क्योंकि ये शख्स है, ये शख्स है, इसके अंदर ये वाली स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं, इसकी ये स्ट्रेंथ्स हैं। क्रिकेट टीम की आप बात कर लें, ये बॉलर है, ये बैट्समैन है, ये विकेट कीपर है, ये अच्छा कैप्टन हो सकता है, ये अच्छा फील्डर है, ये अच्छा कोच है, ये अच्छा सेलेक्टर है। ये पूरी की पूरी टीम के मुख्तलिफ लोगों को कोई किसी सिटी से, कोई किसी कंट्री से उनको लाया जाता है। फिर ये कि उनकी स्टेज आती है अगली, स्टॉर्मिंग, तूफान एक आता है, जब वो क्रशर, ये जिसके अंदर हम सीमेंट रेत वगैरह डाल के जब घर तामीर करना होता है तो उसमें वो चीजें डालते हैं, पत्थर वगैरह, तो इमीडिएटली जब उसको चलाते ना, या आप घर में अगर आप देखें नॉर्मली, आप ग्राइंडर के अंदर आलमंड्स, कैशियस, पिस्ताचियो वगैरह डालें और उसको आप चलाएं तो एक बड़ी वो जोरदार सी आवाज आती है, लेकिन आफ्टर कपल ऑफ सेकंड्स वो बड़ी स्मूथ हो जाती है। दैट्स कॉल्ड द स्टॉर्मिंग स्टेज, कि जिसके अंदर अप्स एंड डाउन आती हैं, लोग एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द स्टॉर्मिंग, दैट्स वाई इसको स्टॉर्म के साथ कहा गया है। फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है कि जब चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती हैं। तो नॉर्मल स्टेज के ऊपर यह है कि लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, वहां पे कल्चर जो है फिर वो आई से निकल के वी हो जाता है कि हम हैं यहाँ पे, बजाय इसके कि हर शख्स कोई अपनी अपनी इंपॉर्टेंस की बात करे। एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आती है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो होती है परफॉर्मिंग।
ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत कम टीम्स ऐसी होती हैं जो इस लास्ट स्टेज तक पहुंचती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो फॉर्मिंग और स्टॉर्मिंग के अंदर ही टूट जाती हैं। तो वो बड़ी लकी टीम्स होती हैं जो इस स्टेज तक पहुंचती हैं। अब जो आपका क्वेश्चन है कि रीजन क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज योर क्वेश्चन कि जी कोलैबोरेशन की रीजन क्या होती हैं। जी, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम अपने इस टीम वर्क को प्रमोट भी कर सकते हैं? अच्छा, अब फैक्टर्स तो यही हैं, इसके सिंपल सी बात है कि इसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं। क्रिकेट टीम की जब हम बात करते हैं तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये टीम एक सक्सेसफुल टीम है। जब बॉलर बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, जब बैट्समैन बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, जब फील्डर्स बेहतरीन फील्डिंग कर रहे हैं, और ओवरऑल जो उसका कैप्टन या उनका जो लीडर है वो अच्छे तरीके से उनको लीड कर रहा है। तो जब ये सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं टुवर्ड्स अ शेयर्ड गोल, जो मैंने शुरू में कहा है कि टीम के पास एक शेयर्ड विजन होता है, एक शेयर्ड गोल होता है जिसकी तरफ उन्होंने जाना होता है। तो जब ये तमाम फैक्टर्स अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, एंड कीपिंग इन माइंड कि सम टाइम एक आपका जो कंट्रीब्यूटर है शायद वो उतना बेहतर नहीं है। जैसे कि मैं क्रिकेट चूंकि बड़ी इजी एग्जांपल है हम तमाम लोगों के लिए, इसलिए मैं उसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर जब किसी मैच के अंदर बैट्समैन अच्छा नहीं करते तो सारा प्रेशर फिर किस पे आ जाता है, बॉलर्स के ऊपर आ जाता है। बॉलर्स नहीं करते तो सबसे ज्यादा प्रेशर फिर बैटिंग टीम के लाइन पे आ जाता है ताकि वो बेहतर परफॉर्म करें। तो फैक्टर्स के अंदर तो यही बात होती है कि चूंकि उनका एक कॉमन विजन या उनका कॉमन गोल है जहां तक उन्होंने पहुंचना है, और फिर इसी पर्पस के लिए वो इकट्ठे हुए हैं और एक दूसरे को उन्होंने सपोर्ट करना है ताकि वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकें जिस चीज के लिए टीम को बनाया गया है। अगर टीम्स रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करती हैं तो डेफिनेटली फिर वहां पे उनको रिव्यू करने की जरूरत होती है कि क्या किसी इंडिविजुअल की गलती है, क्या हमने अपना गोल ही इतना बड़ा रख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर की बात करता हूं, एक स्कूल की बात करता हूं, उसके 5 या 10 स्टूडेंट्स हैं और वो काफी से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो बड़ी मुश्किल से 33 35 50 नंबर लेकर पास हो। लेकिन वो टीचर ये टारगेट रखे कि मैंने इन 5 बच्चों को अगली बार टॉपर बनवाना है बोर्ड के अंदर, तो ये देखिए ये कितना अनरियलिस्टिक गोल है। तो वो फिर क्या करेगा, उनको फेल करवाएगा। तो कामयाबी के फैक्टर्स के अंदर ये है कि जो गोल्स रखे जाएं वो स्मार्ट हों, वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अटेनेबल हों, वो टाइमली हों, और इस तरीके से जो टीम के इंडिविजुअल्स हैं उनकी कैपेसिटी उतनी होनी चाहिए। दैट्स द रीजन कि वहां पे फिर टीम्स जो हैं कामयाब होती हैं, और जब यहाँ पे चीजें ये नहीं होती तो वहां पे फिर अनफॉर्चुनेटली वो टीम्स नाकाम होती हैं। तो सर, ये तो आपने बता दिया हम इसको प्रमोट किस तरह कर सकते हैं। जिस तरह आपने अभी बात की है कि टीम्स जो है वो नाकाम होना शुरू हो जाती हैं, तो वो कौन कौन सी मुश्किलात हैं कि एक टीम लीडर है, फॉर इंस्टेंस आप हमारे पास मौजूद हैं, आप एक टीम लीडिंग के तौर पे काम कर रहे हैं। अब आपकी टीम वर्क पे ऐसी क्या क्या मुश्किलात होगी जहां आपके आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है अपने काम को प्रमोट करना और उन सारी मुश्किलात को एक साथ टैकल करना? टीम लीडर जो है, ये समटाइम जब लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी लाइफ के अंदर मिलती है कि जी आपको टीम लीडर बनाया जाता है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वहां पे 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं। कुछ वो लोग होंगे जो कहेंगे कि वाह जबरदस्त, मुझे तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, अब तो मैं सबका बॉस बन गया हूं, अब तो मैं टीम लीडर बन गया हूं। लेकिन कुछ वो वाले लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि ओ नो, कि मुझ पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पहुंची है, हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस। लेट्स टॉक नाउ अबाउट द प्रॉब्लम्स। जैसे आपने प्रॉब्लम का लफ्ज क्या आपने बताया है कि वो, तो टीम्स को जब हम बनाते हैं तो टीम के अंदर लोगों के अंदर इट्स ऑब्वियस थिंग कि वहां पे प्रॉब्लम्स या उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेकिन एज ए टीम लीडर का काम होता है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। सो जब हम टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं, हम उन स्टेजेस से, वो जो नॉर्मिंग परफॉर्मिंग वाली है, स्टॉर्मिंग वाली स्टेजेस हैं, उससे गुजरते हैं, तो हमें कुछ चीजों का पता लगता है। नंबर 1 कि हमें टीम का साइज कितना रखना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है जितनी बड़ी टीम होगी उतना बेहतर काम होगा, कुछ लोग कहते हैं कि जी जितनी छोटी टीम होगी उतना बेहतर काम होगा। एक सर्वे के मुताबिक जो एक स्टैंडर्ड या आइडियल साइज ऑफ टीम है वो है 4 से 6 लोगों का। उसकी रीजन ये है कि अगर आप 6 से ज्यादा ले जाएंगे तो जितने वो कहते हैं ना कि मुंह उतनी बातें,
उतने ब्रेन, उतनी बातें होंगी, उतने उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिसीजन पे नहीं पहुंचा जाएगा, काम हो नहीं पाएगा, हर शख्स कहेगा मेरी बात माने, मेरी बात माने। अगर 3 से कम टीम्स होंगे, यानी कि 3 भी नहीं होने चाहिए, उसकी वजह कि अगर 2 एक साइड पे हो जाएं तो फिर ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी, उसको चांस देना पड़ता है। सो नंबर 1 थिंग कि टीम को स्टैंडर्ड साइज जो है वो 4 से 6 में रखना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स कम से कम हो, फोकस बेहतर हो। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन बी देयर और कैसे उनको सॉल्व किया जाएगा। नंबर 1 प्रॉब्लम टीम्स में आते हैं डिफरेंसेस। लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, करियर बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड के साथ आते हैं और डेफिनेटली वो टीम के अंदर फिर हर कोई अपनी धौंस जबरदस्ती चलाने की कोशिश करता है या दूसरों के साथ वो उतने अच्छे तरीके से चल नहीं पाते। तो वहां पे एज ए टीम लीडर का काम है कि उन तमाम लोगों को ये बताए कि यू हैव टू एक्सेप्ट पीपल। एक्सेप्टेंस, डिफरेंसेस का सॉल्यूशन क्या है? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट अदर पीपल, पीपल कुड बी डिफरेंट, हर एक का डिफरेंट एक माइंडसेट हो सकता है। सो एज ए टीम आप सब ने उसको एक्सेप्ट करना है। दूसरी प्रॉब्लम होती है डोमिनेंस। टीम्स में आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो बिला वजह ही थोड़े से वो अगर आउटस्पोकन हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, बेहतर हैं अपने काम के अंदर, तो वो फिर डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पे क्या है, बेहतर एज ए टीम लीडर उनके आप एरियाज जो है वो डिफाइन कर दें कि आपका ये एरिया है, आपका ये एरिया है, आपका ये वाला टास्क है, आपका ये वाला टास्क है। उससे ये होगा कि हर शख्स अपने काम का जिम्मेदार होगा, वो दूसरों के ऊपर डोमिनेट नहीं होगा। एक और प्रॉब्लम हो सकती है वो है कि डिसएग्री विद द प्लान। टीम्स में प्लान बनते हैं लेकिन एग्रीमेंट नहीं हो रहा, हर शख्स कह रहा है कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए, नहीं जी ऐसे होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या है कि डिस्कशंस हों, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, तमाम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी जाए बात करने की, अपना मौका, अपना मौकफ बयान करने की, और फिर उसको किसी क्राइटेरिया के ऊपर परखा जाए कि क्या वाकई ये किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो फिर यह है कि आइडियाज ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद ज्यादा रिफाइन होंगे, इससे आपका प्लान इंप्रूव होता है। टीम के अंदर एक और आपको लोग मिलेंगे जो कि थोड़े से ओवरऑल प्रोसेस को स्लो कर देते हैं, लाइक उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है या ड्यू टू उनकी पर्सनल हैबिट्स वो टाइम नहीं कीप कर पाते, रख पाते कि किस तरीके से उन्होंने टाइमिंग के साथ चलना है। तो मेरे ख्याल में उन लोगों को थोड़ा सा ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। या इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जो अपना काम दूसरों पे फेंकते हैं कि अच्छा यार चलो मेरा ये काम आप कर देना, अच्छा यार कल मैं नहीं करूंगा, अच्छा अगली बार मैं आपका काम कर दूंगा, आप मेरा काम कर देना। तो इस चीज के ऊपर टीम लीडर को एक बड़ी कड़ी नजर रखनी होती है कि क्या टीम में ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही, और टू ऑफन तो नहीं हो रही। एक होता है सम टाइम किसी की कोई जेन्युइन नीड है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, लेकिन अगर ये टू ऑफन हो रही है, कोई शख्स किसी से फायदा ले रहा है, तो दे हैव टू स्पीक अबाउट इट कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहां पे इसका मतलब कि अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने की जरूरत है कि हर शख्स अपना डेडिकेटेड काम करेगा। और लास्ट प्रॉब्लम जो होती है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स। कोई 2 टीम मेंबर्स या 3 टीम मेंबर्स के अंदर किसी बात पे लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैश, कोई इतनी बड़ी चीज हो जाए, तो वहां पे फिर होती है आर्बिट्रेशन, मेडिएट करना, दोनों के दरमियान में बैठना, इसकी भी बात सुने, इसकी भी सुने, ना इसकी तरफदारी करें ना इसकी तरफदारी करें। जैसे एक मेडिएटर का काम होता है, हम जज की बात नहीं कर रहे कि उसने एक जजमेंट पास करनी कि ये फलां गलत है और फलां ठीक है। एक जो मेडिएशन प्रोसेस के अंदर मेडिएटर होता है, उसका काम होता है कि दोनों फ्री कैन की बात सुने और फिर उनको एक दरमियानी रास्ता दे कि थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं। तो ये होती है आर्बिट्रेशन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द प्रॉब्लम्स जो टीम्स जब बनती हैं, काम करती हैं, तो उनको ये फेस करना पड़ती हैं, और यही उनके जो साथ साथ मैंने कुछ सोल्यूशन बताए हैं, दीज कुड वर्क फॉर यू। यस, और बहुत बेहतरीन आपने बहुत अच्छे तरीके से उन प्रॉब्लम्स को और उनके सॉल्यूशंस को हमारे साथ डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स हमें यहाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ऑब्वियसली इससे बहुत ज्यादा एक्नॉलेज भी हो रहे होंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, हम टीम वर्क की बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने बात की कोलैबोरेशन की, कुछ टेक्निक्स की, तो अगर मैं बात करूं हमारी टीम में से ही रैंडमली एक इंसान को उठा के टीम लीडर बना दिया जाता है, ठीक है, अब उसको क्या ऐसी टेक्निक्स हैं या वो किस तरह अपने आप को एक अच्छा लीडर बना सकता है? क्योंकि पहले वो
टीम मेंबर के तौर पे काम कर रहा है, उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं लीडर कैसा हूँ या किस तरह है, तो वो कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट के अंदर या सॉरी उस टीम वर्क के जो है एम्प्लॉय उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत आपका क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच। और डेफिनेटली यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल मैं करूंगा, वो है लीडरशिप। टीम जी। लीडर्स जब बनाया जाता है या टीम का मैनेजर किसी को बनाया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि वो, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई मैनेजर होगा तभी वो लीडर भी होगा। हम्म। हर शख्स जो है वो अपने आप के अंदर एक लीडर है। दैट्स कॉल्ड पर्सनल लीडरशिप। कि अगर आप अपने ही पीयर्स ग्रुप के अंदर लोगों में बैठे हुए हैं तो आप में वो स्किल्स होनी चाहिए जो आप एक्सप्रेस कर पाए, जो कि आपको इन फ्यूचर एक अच्छा लीडर बना सकती हैं। अब सबसे पहले तो वो जो लीडर जिसने बनना है उसको अपनी लीडरशिप रेडीनेस लेवल जो है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो उस काम के लिए तैयार भी है या नहीं है। तो वो ओके। कैसे अपने आप को करेगा? एक लफ्ज हम बार बार पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, बुक्स वगैरह के अंदर, वो है स्वॉट एनालिसिस। वो लीडर अपने आप को असेस करने के लिए अपना स्वॉट एनालिसिस करे, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखे कि उसमें स्ट्रेंथ्स हैं क्या और कौन सी वो बिल्ड करे। वो कौन सी हो सकती हैं? एक लीडर के अंदर लिसनिंग स्किल होनी चाहिए, क्योंकि लीडर का काम सिर्फ बात करना बताना नहीं है, उसका काम है लिसन करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। लोग, मैं एग्जाम्पल देता होता हूं कि दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर बचपन से लेकर बड़े होने तक हम पढ़ते हैं कि ये हमें पढ़ाया जाता है राइटिंग ऐसे करनी है, रीडिंग ऐसे करनी है, स्पीक ऐसे आपने करना है, बोलना ऐसे। लेकिन क्या किसी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर ये भी सिखाया जाता है कि सुनना कैसे है? लिसनिंग स्किल कहीं पे भी नहीं सिखाई जाती। इट्स सुपर सुपर इंपॉर्टेंट स्किल। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हम बात करते हैं तो ये 55% प्लस वेटेज जो है वो दी जाती है आपकी लिसनिंग स्किल को। सो एक लीडर के पास लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि उसको अपनी फिर कि ओवरऑल उस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी जो है वो कितनी अच्छी ग्रिप है, यानी कि जिस चीज का ओके। उसको बनाया जा रहा है लीडर, हाउ गुड लीडर इज फॉर दैट। फिर वो अपनी वीकनेस को देखे कि अच्छा यार, मैं माइक्रो मैनेजर तो नहीं कि मैं हर काम में ईची बीची छोटी छोटी चीजें कहता हूं कि ये ऐसे क्यों किया, ये ऐसा क्यों किया। ये किसी की वीकनेस हो सकती है। एज ए लीडर उनको ये चीजें रिमूव करनी पड़ेंगी। दे हैव टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू पीपल। फिर ये कि अपॉर्चुनिस्टिक वो कितना है, तो कितने बेहतर अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करता है कि जिससे उसकी टीम्स जो हैं वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। वो कितने बेहतर तरीके से जो थ्रेट्स हैं कि किसी एक टीम मेंबर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा आ गया है, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए ताकि वो परफॉर्म भी कर सके और दूसरों को साथ लेकर आगे चल भी सके। सो बॉटम लाइन कि जब आप टीम लीडर बनते हैं तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को डिफाइन करना है। मुझे एक यहाँ पे बात याद आ रही है जो मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। शायद ये जॉन मैक्सवेल का एक कोट है जिसमें वो कहता है कि पीपल बाय फर्स्ट लीडर देन बाय विजन। लोग पहले उस लीडर को, उसकी फेस वैल्यू को, उस इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो जो कहता है लोग उसके पीछे फिर आंखें बंद करके चल पड़ते हैं। सो जब हम टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम लीडर की बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ मेंटल प्रेपरेशन भी होती है, कुछ फिजिकल प्रेपरेशन भी होती है। टीम लीडर को अपने पर्सनल बिहेवियर पे भी काम करना होता है, उसको लेवल ऑफ पेशेंस और लिसनिंग स्किल्स को भी इंप्रूव करना होता है, उसको इमोशनली इंटेलिजेंट भी होना पड़ता है कि कैसे वो अपनी उन टीम के और लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सके। और मेरे ख्याल में जैसे मैं अगेन वही जॉन मैक्सवेल की बात है कि जब लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे अपना लीडर, तो फिर आप जो उनको कहते जाएंगे लोग आपके पीछे चलते जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन चीज़ आपने शेयर की। अच्छा सर, आपने अभी बात की कि एक लीडर जो है वो टीम की सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको साथ-साथ लेकर चल रहा होता है। तो यहाँ वैसे तो आपने पहले भी बताया, लेकिन मैं एक जो है वही बात के लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी ख़ुसूसियात हैं जो एक बेहतरीन टीम के अंदर हो सकती हैं? और जिस तरह हमारा टॉपिक भी है कि टीम की तामीर और ताउन की टेक्निक्स, तो ऐसी कौन-सी जो है बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर करें, जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, वो भी इससे इस्तेफ़ादा उठा सकें? अच्छा, एक चीज तो ये कि टीम के अंदर जो डिफिकल्टीज होती हैं उसमें जो बिहेवियर होते हैं
उनको दैट शुड बी अवॉइडेड। मैं क्विकली बता दूंगा, जो बिहेवियर्स जो हैं उनको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, उनको इमीडिएटली एड्रेस किया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी आती है? टीम लीडर की तो आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कि टीम के अंदर जो बाकी लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। उसमें नंबर 1 है सेल्फिशनेस। टीम के अंदर अगर आपका कोई टीम मेंबर सेल्फिश है, जो कि अपना काम करता है और दूसरों से अपना काम जल्दी से निकलवा के फिर किसी को मुड़ के भी नहीं देखता, पीपल शुड स्पीक अबाउट दैट पर्सन कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, एंड दे शुड टॉक विद दैट पर्सन कि आपका ये बिहेवियर टीम को खराब कर रहा है। अनरिलायबिलिटी, आप किसी को काम देते हैं, टास्क देते हैं और आपको भरोसा ही नहीं है कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा। ये ना हो कि 11th आवर के ऊपर जाके आपको कहे कि मैं तो बिजी हो गया था, मुझे तो भूल गया था। तो अनरिलायबिलिटी का बिहेवियर नहीं एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता। एग्रेसिवनेस, जो लोग छोटी छोटी बातों पे हाइपर हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं अननेसेसरली, और उनको सिर्फ इस वजह से ढील नहीं देनी चाहिए कि शायद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अग्रेसिवनेस का परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई अच्छा टीम प्लेयर अपने टारगेट्स को अच्छे तरीके से अचीव कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हर बदतमीजी, उसके गुस्से, उसकी नाराजगी उसको फिर ये कि आंखों पे और पलकों पे बिठाना है, नहीं। देयर शुड बी अ कट। नेगेटिविटी इतनी बुरी चीज है। यू आर अ साइकोलॉजिस्ट और आप इस तरीके को मेरे ख्याल में मुझसे अच्छे तरीके से समझती हैं और आप बता सकती हैं कि ये कितनी जल्दी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में और फिर पूरी टीम के अंदर फैलती है। तो नेगेटिविटी जैसे देखी जाए कि कोई शख्स नेगेटिव बात कर रहा है, नेगेटिव कमेंट्स कर रहा है, तो उसको स्टॉप किया जाए, दूसरा टीम मेंबर उसको रोके कि भाई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जाके मैनेजर से बात करें, या जिस शख्स से प्रॉब्लम है उस शख्स से बात करें। लेकिन ये चलते फिरते कोनों में, वाटर कूलर के पास, किचन में, पेंट्री के अंदर खड़े होके, टेबल पे मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, नीचे वो स्मोकिंग के लिए गए तो वहां पे खड़े होके वो कॉन्टिन्यूसली नेगेटिविटी जो बोलते रहते हैं, दिस बिहेवियर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। फिर एक और चीज है लाइज या डिसऑनेस्टी, कि कोई झूठ बोलता है या डिसऑनेस्ट होता है तो किसी को पता चले तो उस शख्स को नेम एंड शेम करना चाहिए। लेकिन उसकी भी स्टेजेस होती हैं कि पहले आप उसको समझाएं, उसको रियलाइज करवाएं, फिर टीम लीडर उससे बात करे और फिर उसके साथ उसको फिर वार्निंग दी जाए। और लास्ट चीज के बिहेवियर की मैं बात जब कर रहा हूं तो उसमें है लेजीनेस। जो लेजी लोग होते हैं उनकी लेजीनेस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नाउ आपका क्वेश्चन, क्योंकि ये एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट था, मैं जरूर शेयर करना चाहता था। अब मैं बात, वो जो आपने मुझसे पूछा है कि किसी भी टीम को वो कौन सी खसूसियात हैं जो उसको एक अच्छी टीम बनाती हैं। बिल्कुल। अब इसमें रोल जो है वो इंडिविजुअल्स का भी है और इसमें टीम का भी है। तो पहली तो चीज है कि एक ग्रेट टीम प्लेयर आप बनेंगे, अपने तौर पे हर शख्स बेहतर एक पैकेज बनेगा तो ओवरऑल टीम एक अच्छा पैकेज बनेगी। अगर आप रिलायबल हैं, जो अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं उनकी निशानी है कि वो रिलायबल होते हैं। उसके ऊपर आप आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि इस शख्स को ये काम कह दे बस आप फिर भूल जाए, ये काम आपका समझो हो गया। टीम मेंबर्स जो अपने हिस्से से ज्यादा डिलीवर करते हैं, यानी कि अगर उनका काम है इतना सा पोर्शन काम का करना और अगर वो उससे बढ़ के थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स लगाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पेन लेते हैं, तो काम में जिम्मेदारी जो होती है वो एक अच्छे टीम प्लेयर की निशानी है। इसी तरीके से मेंटेनिंग पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो अपने लिए भी पॉजिटिविटी रखे और दूसरों में भी उसको स्प्रेड करता है। ग्रेट लिसनर्स, जो तमाम ग्रेट टीम मेंबर्स होते हैं या अच्छे टीम प्लेयर्स होते हैं, वो अच्छे लिसनर्स होते हैं। एक और चीज है जो कि अक्सर लोग उसको भूल जाते हैं, वो है कि अच्छा टीम मेंबर वो नहीं है कि जो खुद ही बढ़ चढ़ के परफॉर्म कर रहा है, बल्कि जो उनके क्वाइट टीम मेंबर्स हैं, जो शाय हैं, जो इंट्रोवर्ट हैं, जो शर्मीले हैं, जो काम तो कर सकते हैं लेकिन वो बढ़ बढ़ के बता नहीं रहे लोगों को, उसी वजह से फिर उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो एक अच्छा टीम मेंबर या फिर अच्छा टीम लीडर अपने उन क्वाइट टीम मेंबर्स को इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में बैठे हुए सभी लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे हैं, तो आप उस शख्स को पूछें कि जी अली या कामरान या फरजाना, आप बताइए आपका क्या आइडिया है। उनको वो इनकरेज करते हैं, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं, राइट, और एक्स्ट्रा माइल्स जाते हैं। और एक लास्ट चीज इसी में ऐड कर दूं, वो है टू टॉक राइट अमाउंट ऑफ टाइम। ये नहीं है कि बस बोलना है तो फिर बोलते जाना है।
दे गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल आल्सो टू स्पीक। तो ये जब आप अच्छे टीम मेंबर होते हैं, हर कोई अपनी अपनी जगह पे, तो एक अच्छी टीम बनती है। यही निशानियां होती हैं एक अच्छे टीम लीडर की भी। बहुत बेहतरीन। आपने बहुत अच्छे तरीके से एक स्ट्रीम लाइन में लेकर चले हैं कि कौन-कौन से मुश्किलात हमें देखना पड़ती हैं, टीम वर्क के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें टाइमली जो है वो नेगेटिविटी को, इस तरह के फैक्टर्स को अपनी टीम से रिमूव करना होता है और किस तरह हम अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन एक हाई लेवल पे लेकर जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो व्यूअर्स यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया होगा कि सर ने जिस तरह हर एक चीज़ एक्सप्लेन की कि आप अपने आप को इंडिविजुअली तौर पे और एज़ अ टीम मेंबर किस तरह अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं और अपने रिजल्ट्स को बेहतर कर सकते हैं। सर लास्टली टाइम थोड़ा है लेकिन बातें बहुत सी हैं, लेकिन लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी-अभी ग्रेजुएट होके इस तरह अपने बिज़नेस या काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह अपने आप को इस फील्ड में बेहतर स्ट्रीमलाइन लेकर चल सकते हैं? अगर आप रिसर्च को देखें तो जो पिछले कुछ 3-4 सालों से और स्टिल 2020 की जो टॉप स्किल्स हैं किसी भी प्रोफेशन के अंदर कामयाब होने के लिए, उसमें कम्युनिकेशन जो है स्किल, ये पिछले कई सालों से हमेशा टॉप के ऊपर आ रही है कि लोगों की कम्युनिकेशन, हालांकि कितना हम इस बारे में बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, बट स्टिल पीपल आर लैकिंग इन दिस स्किल। तो कामयाब होने के लिए, चाहे वो जॉब पे होना या अपने काम के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को जितना आप ज्यादा इंप्रूव कर सकें वो करें। अगर आप मुझसे सिर्फ कहेंगे ना एक कौन सी स्किल, तो मैं कहूंगा वो है कम्युनिकेशन स्किल। ओके। इसके साथ साथ 2-3 और चीजें जो है वो आप जरूर करें। वो है, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीम बिल्डिंग या कोलैबोरेशन। अपने अंदर ये सेंस लेकर आए कि आप दूसरे लोगों की स्ट्रेंथ से फायदा उठा सकते हैं, ना कि वो एक कंपटीशन और जेलसी का एलिमेंट रखें। हाँ, आप एक हेल्दी कंपटीशन रखें कि हमें दूसरों से बेहतर करना है, लेकिन जहां पे भी देखें, मार्केट के अंदर सबसे बड़े जो कंपेटिटर मैं कहूं वो है एप्पल और सैमसंग। वो कितना बिजनेस, सैमसंग कितने ज्यादा पार्ट्स हैं वो जो एप्पल के प्रोड्यूस करके एप्पल को बेच रहा है, राइट? तो इसका मतलब है कि कंपटीशन अपनी जगह पे, लेकिन जहां पे आप किसी दूसरे की स्ट्रेंथ से फायदा उठा सकते हैं वहां पे कोलैबोरेट आप जरूर करें। तीसरी चीज है, जितने आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, प्रॉब्लम सॉल्वर इज सुपर इंपॉर्टेंट। जब आपका सीवी जाता है ना आपके रिक्रूटमेंट मैनेजर के पास, तो आपसे यही वो चीजें देखना चाहता है कि आप कितनी अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, कितने आप अच्छे कल्चरली फिट हो सकते हैं, आप टीम प्लेयर हो सकते हैं, और कितने आप इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। नो वन इज गोइंग टू स्पून फीड यू कि जी आप हर छोटी छोटी बात के ऊपर मैनेजर का दरवाजा खटकाएं कि जी मुझे ये नहीं चाहिए, ये हो गया, वो हो गया, मुझे फलां ने ये कह दिया, कस्टमर ने ये कह दिया। नहीं, दे वांट पीपल शुड बिकम इंडिपेंडेंट, वो काम को लेकर चलें आगे। सो ये 3 टिप्स मैं आपको उनको बता सकता हूं जो तो हैं जनरल। और अगर हमारा प्रोग्राम आज के सेशन क्लोज हो रहा है, आई एम नॉट श्योर अगर लोगों के कोई क्वेश्चंस आ रहे हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। जी, जी सर। सर हमारे साथ हमारे एक व्यूअर हैं इमरान, शाह इमरान, जो कि पूछ रहे हैं हाउ टू हैंडल लेट कमर इन टीम? अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मैंने लाइफ के अंदर इस चीज को फेस किया है। और अमूमन ये होता है कि लोग या तो उसको इग्नोर करते हैं या फिर उसको इमीडिएटली शेम करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। तो पहले तो ये देखें कि क्या ये एक चीज रूटीन है या इट इज ओकेजनल। अगर तो ओकेजनल चीज है तो आप जस्ट उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ये रूटीन चीज है तो एक दो तीसरी बार जब ये हुआ है तो यू शुड नॉट देन वेट, यू शुड जस्ट स्पीक विद दैट पर्सन। पहले उससे प्राइवेटली आप बात करें कि जी खैरियत है, आप लेट आते हैं या लेट आप आ रहे हैं, कोई इसमें इशू है, या आप अपनी असाइनमेंट, अपना प्रोजेक्ट टाइमली, अपनी रिपोर्ट टाइमली नहीं आप कंप्लीट कर पा रहे। वो इंसान है, हो सकता है उसकी कोई जेन्युइन रीजंस हो। डू नॉट ऑलवेज थिंक यार ये बंदा तो है ही ऐसा, ये काम करना ही नहीं चाहता, शायद इस वजह से ऐसा है। ये नॉर्मल एक चीज है, एक बिहेवियर है कि इमीडिएटली लोग पहले कहते हैं कि यार ये जानबूझ कैसे कर रहा है। तो उसको इंसान समझ के, ह्यूमन समझ के, उसको आप पहले उसकी बात को अंडरस्टैंड करें कि रीजन क्या है। लेकिन अगर वो रिपीट हो रही है तो फिर आप उसको समझाने के बाद फिर आप पब्लिकली बात कर सकते हैं, आप लोगों के सामने बैठ के। जैसे कि आप टीम की मीटिंग हो रही है और एक शख्स आज फिर लेट आया है, वो हमेशा ही लेट आता है,
तो आप थोड़ा सा उसको लाइट मोड के अंदर बताना शुरू कर दें कि जनाब आज आप फिर लेट आए हैं, एवरीथिंग इज ओके, हम सब आपका वेट कर रहे हैं। तो उसको रियलाइजेशन, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह के प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं उनको समटाइम पता नहीं होता कि वो प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं। उनको आपने ये रियलाइज करवाना है, उनको आपने ये बताना है कि ये चीज हो रही है। एंड देन जब ये चीज सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है कि लाइक आपके प्रोजेक्ट्स लेट हो रहे हैं, कल आपने डिलीवरी देनी है, आपको कस्टमर्स जो है आपके सर पे चढ़ा हुआ है, अब ये वो वाली सिचुएशन है कि जहां पे आपको अपने उस पार्ट ऑफ द बॉडी जो है, पार्ट ऑफ द टीम जो है, उसको फिर आपको कट करना पड़ता है, राइट। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि पाकिस्तान की, मैं क्रिकेट टीम की बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, वंस अपॉन अ टाइम हम सब की आंखों का तारा था सरफराज अहमद, पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन था, चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई, क्या क्या किया उसने। बट देन द टाइम केम कि जब दे हैव टू टेक दिस हार्ड डिसीजन कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रही है, उसकी फिटनेस ठीक नहीं हो रही है, उसकी अटेंशन नहीं है, उसका फोकस नहीं है। एंड नाउ टुडे वेयर वी आर सीइंग सरफराज अहमद, सिर्फ ये 2-3 सालों की बात है। तो सेम इज इन द टीम, जब आप देखते हैं अपने घर में, अपनी फैमिली में, दोस्तों के अंदर कोई काम आप करते हैं, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, तो वहां फिर आपको कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुरहान का, व्हाट इज द रोल ऑफ एटीट्यूड इन वर्क? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये पीछे हमने बात की है बुरहान, बिहेवियर्स और एटीट्यूड की हमने सारी बात की है कि आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब, टुवर्ड्स योर कोलीग्स, टुवर्ड्स योर जॉब कस्टमर्स, टुवर्ड्स योर बिजनेस, वो क्या है। ये सारी की सारी चीज उन्हीं लफ्जों के अंदर मैं डिस्क्राइब जैसे पहले की है कि अगर क्या आप ऑनेस्ट हैं, आपका एटीट्यूड ऑनेस्टी वाला होना चाहिए, टाइमली आप काम करें, दूसरों के साथ मिलजुल के काम करें, एक्स्ट्रा माइल जाएं, अपने दूसरे जो थोड़े से वीक टीम मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट आप करें। सो आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। मेरे ख्याल में टाइम कम पड़ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हुए। थैंक यू सो मच सर। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया और हमने उनके आंसर्स भी दिए, और मैं लास्टली आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतने अच्छे तरीके से हमें टीम वर्क, टीम बिल्डिंग और उसकी कोलैबोरेशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम आफिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच टू इल्मी सिटी। मैं जाने से पहले कुछ अपनी जो टॉप टिप्स हमेशा मैं इस सेशन के आखिर पे लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बी अ गुड लिसनर, अच्छा आप लिसनर बनेंगे, आप अच्छे लीडर खुद ब खुद बन जाएंगे। अपने चुप रहने वाले इंट्रोवर्ट टीम मेंबर्स को पार्टिसिपेट करने पे मजबूर करें, उनको इनकरेज करें कि आपने पार्टिसिपेट करना है। लोगों के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी वैल्यू बढ़ेगी। स्पीक अप वेन एवर इट इज द राइट टाइम। जब आप देखें कि कोई काम गलत हो रहा है, यू शुड स्पीक अप। कोई डिसऑनेस्टी हो रही है, कोई अनएथिकल काम हो रहा है, स्पीक अप। उससे आपकी ही वैल्यू बढ़ेगी। दूसरों पे पर्दे मत डालें, लोगों का फीडबैक पूछें। टीम के अंदर जैसे टीम लीडर्स होते हैं वो अपने लोगों से फीडबैक नहीं पूछते कि जो मैं कर रहा हूं वो कैसा है, ये इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अपना रिव्यू जरूर करते रहें कि आप में स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, आप में वीकनेस कौन सी हैं। और आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। अगर आपके किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस हों तो वाया इल्मी सिटी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर या आप फेसबुक पे करना चाहें तो। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। अल्लाह। थैंक यू।